पाकिस्तान के हवाले से एक और अलार्मिंग इशू। वैसे कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट्स नहीं है, लेकिन हमने एक और सिन्फ ईजाद की है एक्सपोर्ट्स की। हम अब गदागरी एक्सपोर्ट करते हैं सिर साहब गदागर एक्सपोर्ट करने में अब हम सफ़े अव्वल में शुमार होते हैं। और मलेशिया में बैगर्स पकड़े गए 80 के करीब, उनमें से 77 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। इराक में 50,000 से लेकर 1 लाख के करीब ज़ायरीन जो है वो पिछले कुछ सालों में गए, उनका ट्रैक ही नहीं मिल रहा, वो वापस ही नहीं आए जहाँ पर उनकी रेजिडेंस थी। इसके अलावा यूएई ने भी कहा है कि आप अल्लाह का वास्ता है, आप यहाँ पर हुनरमंद अफराद भेजें। आप जो भेजते हैं वो हुनरमंद भी नहीं होते, और दूसरा वो जराइम पेशा होते हैं, जेब कतरे बन जाते हैं। इस तरह की बहुत सी रिपोर्ट्स जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो मिनिस्ट्री है वहाँ पर डिस्कस हुई, इनकी तरफ से ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी हजीमत है। हद तक इस तरह से है कि हमारा साथ बैठा मुल्क, हमारा हमसाया, हमारा पड़ोसी, वो इस तरह की रिपोर्ट्स का बड़े पैमाने पर मजाक उड़ा रहा है। एक तो कहते हैं ना कि हम पहले ही मरे हुए हैं, मरे को मारे शामदार। एक तो हमारी इकोनॉमी की हालत ये है और उस पर इस तरह से मजाक बनना, ये वाले काम क्यों हो रहे हैं? पाकिस्तान की सिर्फ इकोनॉमी इस बात की जिम्मेदार है? आयशा, जहाँ बेरोज़गारी होगी, जहाँ क्राइम इतनी ज़्यादा होगी, तशद्दुद इतना होगा, वायलेंस होगा, जिस सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होगी, महंगाई होगी, लोग छोड़ेंगे उस मुल्क को और कोशिश करेंगे बाहर निकल के अपनी कुछ ना कुछ करें, यहाँ से भागें, यहाँ से भागें। इसीलिए लोग भागते हैं। तारीख़ में माइग्रेशंस जब हुई हैं तो इसीलिए हुई हैं, जहाँ वो रहते थे वहाँ खाने पीने के लिए कुछ गुंजाइश नहीं रही थी, स्केर्सिटी हो चुकी थी। सारी तारीख़ इंसान की ये है कि मूवमेंट, माइग्रेशंस, हिस्ट्री में जो माइग्रेशंस हुई हैं एंशिएंट टाइम से लेके अब तक। इसीलिए वो कहते हैं कि इंडो जर्मैनिक रेसेस, आर्यंस आए, फिर माइग्रेशंस होती रही हैं, और वो इसीलिए होती रही हैं कि वो सेटल करते हैं कहीं, फिर वहाँ टाइट हो जाती है रिसोर्स के साथ जो तल्लक है, कि फिर वहाँ से आगे मूव करते हैं। दिस इज़ वाई ईरान के और मेसोपोटामिया से लेके सेंट्रल एशिया से लोग ले के माइग्रेट करते करते कबाइले पाकिस्तान आए, फिर इधर से आगे गए एंड सो ऑन। दैट इज़ हाउ माइग्रेशंस टेक प्लेस, एंड दे टेक प्लेस इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, इन सर्च ऑफ सिक्योरिटी। तीनों चीज़ें होती हैं। तो अब वही सिचुएशन ये है कि तीनों जो सिचुएशंस हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। ना सिक्योरिटी है, ना एम्प्लॉयमेंट है, ना मुलाजमत और एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और ऊपर से गुर्बत और महंगाई इतनी ज़्यादा है। तो फिर लोग रिस्क लेते हैं। अब ये जो जिन्हें अब आप कहते हैं बोट पीपल, ये कौन है बोट पीपल? ये कौन लोग हैं जो 50,000 आप कह रहे हैं इराक के अंदर डिसअपीयर कर गए, ज़ायरीन के रूप में गए? और अब जाते किस तरीके से हैं? 3 तरीके हैं। एक ये इलीगल बोट्स के ज़रिए कि कराची से किश्ती में बैठे निकल गए दुबई, दुबई से निकले इधर चले गए टर्की से निकले गए इधर से ऑस्ट्रेलिया की तरफ निकले, थाईलैंड मलेशिया की तरफ निकले, वहाँ से क्रॉस किया। और तो ये बोट पीपल हैं। दीज आर पीपल हु इतनी बड़ी रिस्क लेते हैं कि बोट्स के अंदर बैठ के समंदर में, और मारे जाते हैं। फिर भी जो लोग, आपका ख्याल है जो इटली में पहुंचे हैं वो कैसे पहुंचे हैं? वो यूरोप में कहीं पहुंचे, वहाँ से बोट्स ली और बोट्स लेके इलीगली क्रॉस द बॉर्डर एंड कम इनटू टर्की एंड सो ऑन, इनटू इटली एंड सो ऑन। तो दीज आर पीपल हु आर डेस्परेट। इनको कुछ नज़र नहीं आता कहीं भी, और वो बेचारे निकलते हैं अपने ख़ानदान के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ कमाने के लिए। तो अब इनमें से ज़्यादातर वही हैं जो अनएम्प्लॉयड है, जो अनएजुकेटेड है, लेबर क्लास। क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इस किस्म की रिस्क नहीं लेते। वो कोशिश करते हैं जो कहीं भी जॉब मिल जाए, जिस किस्म का भी जॉब मिल जाए, तो बैठ जाते हैं। पढ़े लिखे लोग जो हैं वो लीगल तरीके से जाते हैं। जो अनएम्प्लॉयड, गरीब और डेस्परेट लोग होते हैं वो फिर, और क्रिमिनल्स जो होते हैं वो फिर हर किस्म की कोशिश करते हैं कि निकलने यहाँ से। तो दैट इज़ वेयर दिस इलीगल थिंग कम्स फ्रॉम। अब ये बेगर्स का जो आपने इशू किया, अब बेगर्स जो हैं ये कोई वीज़ा लेता है ज़ियारत का, कोई वीज़ा लेता है उम्रा का, कोई किसी को टूरिस्ट वीज़ा लेके चले जाते हैं और पैसे देते हैं ये एजेंट्स को कि हमें वीज़ा दिलवा दें। एक दफ़ा पहुंच गए ऐसे होते तो फिर उस पर गायब हो जाते हैं। दे बिकम इलीगल इमिग्रेंट्स। ठीक। और जब इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, जब वो जॉब्स के लिए जाते हैं तो वो तो कहते हैं दिखाओ अपनी लीगल स्टेटस, और लीगल स्टेटस होता नहीं है तो फिर या वो इलीगल काम करते हैं, और वो इलीगल काम पाकिस्तानियों के लिए करते हैं, इंडियंस के लिए करते हैं, अरबों के लिए तो नहीं, अरबों तो हायर नहीं करेंगे कभी तो। और या वो बेगर्स सड़क पे आ जाते हैं। आप यकीन करें, यहाँ एक सर्वे हुआ था बेगर्स का,
कराची में 10 साल पहले। अच्छा। कि ये बेगर्स कमाते कितना है, पता है आपको क्या रेट्स हैं इनके? नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। मुझे सिर्फ सरगोदा वाले एक शख्स की रिसेंट, आपने शायद स्टोरी सुनी हो, वो सड़क पर बेहोश मिले गली में, मोहम्मद शख्स थे और उनकी जेब से 5 लाख रुपए बरामद हुए। जब मजीद इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि उनके पासपोर्ट के ऊपर सऊदी अरब के कई वीज़े लगे हुए। आप बोलिए, 10-12 साल पहले कराची के अंदर एक सर्वे हुआ था। अच्छा। एक एनजीओ ने किया था। पता ये चला कि कराची के अंदर जो एवरेज दिन की कमाई है एक बेगर की, अच्छा, वो 1000 रुपये है। अच्छा। और लाहौर शहर में उससे ज़्यादा है और इस्लामाबाद में भी लगभग इतनी है। 2000 रुपये तक एक आम बेगर जो है वो कमा लेता है। ओके। अब 2000 रुपये का मतलब है कि कोई 60,000 रुपये, 60,000 महाना। अब 60,000 महाना में अगर 3 फैमिली मेंबर्स लगे हों तो कुछ लाख रुपया तो बना लिया ना। उससे ज्यादा हो गया, 180 के काम भी करीब ना हो गया किया 10 और साल बैठे रहे और हाँ। और रमज़ान से पहले ये बढ़ जाता है, बिकॉज लोगों को उस वक्त हमारी जो ट्रेडिशन है मुसलमानों की कि वो पैसे देते हैं रमज़ान के वक्त, तो वो भी एक्सप्लॉइट करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि begging is now becoming a business, is becoming an employment. अभी यहाँ एस्टिमेट किया गया कि आप यकीन नहीं करेंगे जो फिगर है कि पाकिस्तान के अंदर कितने बेगर्स हैं। गेस करो कितने होंगे? अंदाज़न नहीं, मेरा अंदाज़ा इसलिए नहीं है, मुझे एक सिग्नल पे कोई 8 से 10 दिखाई देते हैं। जो मेरे पास जो फिगर है, इट्स अनबिलीवेबल। nearly 20 million all across पाकिस्तान। 2 करोड़ के करीब तो वो लोग हैं जो बेगिंग किसी न किसी स्टेज पे उन्होंने बेगिंग की है कि नहीं की। अच्छा। तो अब अगर इनमें से 1 मिलियन जो है बाहर चले जाते हैं तो पता भी नहीं चलता, उनकी फैमिली में और निकल आते हैं। तो अब बात यह है कि दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू। दिस इशू अराइजेज इन कंट्रीज वेयर द इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ लो, एजुकेशन लेवल्स आर नो, लिटरेसी इज़ लो, जॉब्स आर नॉट अवेलेबल एंड पीपल टर्न टू क्राइम और बेगिंग। ओके। तो ये दिस इज़ वे वी आर राइट नाउ। आपने 70 लोगों की बात की, यूएई में वो कहते हैं कि 96% जी जो पकड़े गए हैं वो पाकिस्तानी है, जो क्राइम में या बेगिंग में जी 96%, मतलब सारे ही। हालांकि वहाँ तो रूल्स हैं और ये वायलेट करते हैं उसके बावजूद और बहुत बहुत बड़े वहाँ एमिरेट्स के अंदर महाज बन रहा है अगेंस्ट पाकिस्तानी। मैंने एक प्रोग्राम किया था, मैंने बताया था कि ये अपनी जगह पे बेगिंग और ब्रेकिंग द क्राइम। अब एक नई ड्रामा शुरू हो गया, पोलिटिसाइजेशन। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है ये भी साथ ले जाते हैं वहाँ, और उन मुल्कों में जहाँ उन्होंने पॉलिटिक्स बैन की हुई है बिल्कुल, बिकॉज वो टूरिज्म पे डिपेंड करते हैं और स्टेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। वो पॉलिटिक्स है ही नहीं उस मुल्क में, बिकॉज वो या मोनार्कीज़ हैं या डिक्टेटरशिप्स हैं, वहाँ कोई पॉलिटिक्स इज़ नॉट अलाउड। ये यहाँ की पॉलिटिक्स, यहाँ की PTI एंड PPP, ये अपनी पॉलिटिक्स उठा के वहाँ ले जाते हैं और वहाँ फिर एहतजाज भी करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन भी करते हैं। और उन्होंने वार्निंग्स भी दी हैं कि अगर आप ये काम यहाँ करेंगे हम आपको फेंक देंगे, बाज नहीं आते। वो मतलब है कि इस किस्म की सिचुएशन रिस्क लेते हैं हर तरह का। और फिर अब ये है कि जब भी आयशा कहीं भी किसी मुल्क में भी, यूरोप में ख़ासूसन कोई क्राइम होती है ना जी, 9/11 जब हुआ था तो उसके बाद जो भी क्राइम होती थी ना, तो डर ये लगता था कि ये, पहले डर ये लगता था कि ये मुसलमान होगा, दूसरा डर ये लगता था कि ये इराक, सीरिया, अफगानिस्तान इस किस्म की जगह से या अरब मिडल ईस्ट से कोई ना कोई होगा। अब जब भी कोई क्राइम होती है जिसका तल्लुक, क्राइम का तल्लुक कोई इस्लाम वगैरह के साथ है या मज़हब के साथ है, तो सबसे बड़ा शक ये पड़ता कि ये पाकिस्तानी ना हो, बिकॉज वो पाकिस्तानी हर जगह पे ज़्यादा मिलिटेंसी शो कर रहे हैं जी। तो ये इस्लामी फोबिया जो हो रहा है यूरोप में, जिसकी वजह से वहाँ गवर्नमेंट्स तब्दील हो रही हैं, इलेक्शन रिजल्ट्स चेंज हो रहे हैं, राइट विंग आ रही है अंदर इनटू पावर, उनका सबसे बड़ा जो है वो यही इस्लामी फोबिया है। और आप पहले इस्लामी फोबिया में अरब नेशंस वर इन्वॉल्व, वो कहते थे ये सलाफी हैं, ये वहाबी हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट हैं। अब पाकिस्तानीज आर कमिंग इनटू द लाइमलाइट। तो दिस इज इसका ये मतलब है कि ये जो रास्ते पहले हमारे लिए बंद हो रहे हैं और भी बंद होंगे। आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगा, वर्क एथिक्स की भी बात, नर्सिस ने जो उधर, अब नर्सिस कैसे, क्या प्रॉब्लम है नर्सिस का, वो ये है कि इनकी यहाँ जो तालीम, जो ये सर्टिफिकेट लेते हैं जाली हैं जी, वो जाली सर्टिफिकेट्स हैं या वो फज्ड सर्टिफिकेट्स हैं या वो फेक सर्टिफिकेट्स हैं या मतलब सिफारिशें लगवा के नंबर लगवाए हैं या चीटिंग करके की है, कोर्सेज पूरे नहीं किए, सर्टिफिकेशन ले ली और यहाँ आसानी से मिल जाती है। तो आपको पता ही है जो हमारी डिग्रीज़ का हाल है, जाली डिग्रियाँ भी बिकती हैं यहाँ, और वो डिग्रीज़ लेके और ये नौकरियाँ ले लेते हैं
वहाँ जब पहुँचते हैं तो वहाँ दे आर नॉट अप टू द जॉब और वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं। या अब नर्सिंग इस, आपको पता है कि वन रीज़न वाई मेडिकल टूरिज़्म इज़ टेकिंग ऑफ इन थाईलैंड एंड इन इंडिया। मेडिकल टूरिज़्म क्या होती है? मेडिकल टूरिज़्म ये है अच्छे अस्पताल, सस्ते अस्पताल, top quality doctors, and finally most important if not nursing, quality of nursing, post operation care. हमारे यहाँ सर्जन्स भी अच्छे हैं, डॉक्टर्स भी अच्छे हैं, हॉस्पिटल्स जो प्राइवेट सेक्टर में इतने बुरे नहीं हैं, मगर जो नर्सिंग क्वालिटी है इट्स नॉट अप टू द मार्क। जो ज़्यादातर जो फिक्र होता है वो ये होता है कि पोस्ट ऑपरेशन जो प्रोटेक्शन चाहिए आपको वो फ्रॉम नर्सिंग, बिकॉज नर्सेज टेक केयर ऑफ यू इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, वो बड़ी कमज़ोर है हमारी। दे आर नॉट अप टू द मार्क। कोई हो जाए कुछ, दे कांट डील विद द सिचुएशन। बाहर आप जाए तो द नर्सेज आर हाईली क्वालिफाइड। आई कैन वाउच फॉर इट। मैं तो खुद वहाँ के हॉस्पिटल्स में चक्कर कभी कभी लग जाता है। यू फील सो कंफर्टेबल। यहाँ नर्सेज बेचारी, मैं यहाँ गया तो को ब्लड सैंपल देना था, उसको मेरी वेन ही नहीं मिल रही थी, कभी तो ठोक रही थी, कभी तो मैं कहा यार खुदा का खौफ कर, मैंने जान दे। वो लगी हुई थी ठकाक। और मैंने कहा यार ये इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, तो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग। सो ये यू कांट डील विद दिस सिचुएशन एंड सो वी आर मेकिंग अ ब्लडी मेस ऑफ आवर रेपुटेशन। पाकिस्तानी पासपोर्ट की कोई अहमियत नहीं है। इट इज़ अमंगस्ट द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। तो इस सूरत हाल में क्या, व्हाट इज़ द फ्यूचर लुकिंग लाइक? आज हम इतने डिपेंडेंट हैं ऑन रेमिटेंसेस। कल को ये लेबरिंग क्लास में जा रही है, इसको उन्होंने वापस करना शुरू कर दिया, डिपोर्टेशन शुरू कर दी, या वापस करके नए लोगों को कम इनपुट कर दी, तो फिर क्या होगा? योर रेमिटेंसेस विल फॉल। वो तो ऑलरेडी आपको बेल आउट कर रहे हैं। आई थिंक गवर्नमेंट नीड्स टू बी वेरी केयरफुल एंड कि किसको ये अप्रूव करते हैं, ये जो एजेंट्स हैं जो बेचते हैं इनको। और दूसरी तरफ वो भी जो लोग हैं उनको भी ज़रा ख्याल रखना चाहिए किसको वीज़ा दे रहे हैं, किसको वीज़ा नहीं दे रहे, एंड सो ऑन। ये कांट सब ये नहीं कह सकते कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, उनकी भी जिम्मेदारी है। हाँ। एक और इसमें इंटरेस्टिंग डायमेंशन है, अगर 1 मिनट है तो मैं जिक्र कर दूं। ब्रेक लेकिन आप मेंशन चलो मैं कर देता हूँ। वो ये कि आपने शुरू किया था 50,000 डिसअपेयर कर गए, तो कहाँ गए हैं? वो सस्ती लेबर कर रहे हैं बेचारे, कैदियों से भी बदतर जिंदगी है। अच्छा, बहुत कम से बहुत से अब इराक और सीरिया में चले गए जी, और वहाँ वो मुख्तलिफ तंजीमें ज्वाइन कर रहे हैं, आम तंजीमों को ज्वाइन कर रहे हैं, और वहाँ वो एज मर्सनरीज उनको पैसे मिलते हैं एज मर्सनरीज। यहाँ बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं। वहाँ के एक बहुत बड़े सीनियर शियाइट पॉलिटिशियन नजफ से, वहाँ के मुफ्ती हैं वो, उनके बारे में बहुत सारी स्टोरीज छपी हैं, और कि जनाब वो भी उन्होंने भी बिजनेस बनाई हुई है कि $10,000 दें, अच्छा, आपको मैं इराकी नेशनैलिटी ले देता हूँ। उन्होंने भी इस किस्म के काम शुरू कर दिए, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानीज आर अप्लाइंग फॉर दैट। तो ये पैसे कहाँ से इकट्ठे करते हैं, कैसे करते हैं? बेच बूझ के भागते हैं यहाँ से, एंड वहाँ जाके दे एनीथिंग टू गेट अ जॉब एंड टू स्टे देयर। तो बड़ी इट्स अ टेरिबल सिचुएशन। मगर जो लीगल लोग जा रहे हैं वहाँ, वो भी अब सफ़र करने लगे हैं, बिकॉज उनके ऊपर भी शक की निगाह से कस्टम्स ऑफिशियल्स भी देखते हैं, और वहाँ के जो लोग हैं वो भी देखते हैं। और वो मुझे डर है उस वक्त से कि पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ इस्लामोफोबिया तो हमने सुन ही लिया है, पाकिस्तान फोबिया भी इंट्रोड्यूस ना हो जाए। बड़ी अलार्मिंग बात है। दैट वुड बी वेरी अलार्मिंग। ठीक।